बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 3। और पहली स्टोरी ये है, चूँकि आजकल बड़ा वीडियोस का ऑडियोज़ का मौसम है, नई नई वीडियोस नई नई ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं। तो अभी को कल देख रहा था कि नून लीग के कोई लोगों की वीडियो को आई है जिसमें वो पैसे दे रहे हैं कि और कुरान पे हल्फ ले रहे हैं कि जी आपने नून लीग को वोट देना। इसकी क्या हकीकत है, इस पे बात करेंगे। दूसरा ये है कि खान साहब के अपने जलसे में, यानी तहरीक इंसाफ के जलसे में, एक बंदे ने, उनके अपने कारकुन ने खान साहब के ख़िलाफ़ नारे लगा दिए। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा, ये कोरोना की जो रिपोर्ट रिलीज़ करनी पड़ी मजबूरन, जो ऑडिट की हुई रिपोर्ट है, उसमें 1-2 नहीं, लाख 2 लाख की या करोड़ की बात नहीं है, 40 अरब का घपला सामने आया है, इससे कहीं बढ़ के है। इस पे भी बात करेंगे। तो जनाब, पहले आ जाएं कि एक वीडियो जो ये आप वीडियो एक तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसकी जो आवाज़ के साथ वीडियो मैं इस वीडियो के बिल्कुल आखिर पे लगा दूँगा। आप ख़ुद उसकी ओरिजिनल आवाज़ भी, ये तो खैर वैसे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है ना, पता नहीं किस तरीके से किसी ने पोस्टर शोस्टर लगा के और मतलब वो सारा कुछ लगा दिया, और साथ जो है ना मतलब ये कहा कि ये नून लीग के बंदे हैं। कोई पता नहीं है, ना कोई चेहरा नज़र आ रहा है, बड़े मास्क पहने हुए हैं। आज आप निकले ना तो तकरीबन पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर में, जो कोरोना की रेशो लोएस्ट एप पे है, कितने लोगों ने पहना हुआ है मास्क। आप वहीं पे जाएं, जो लोग इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं या जो इलेक्शन सेल में बैठे हैं, यहाँ पर इलेक्शन ऑफिसेज़ में बना के बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों ने ये सारा कुछ किया हुआ है। और यहाँ बाहर आए, इस्लामाबाद जैसी जगह पे भी लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, और यहाँ पर वो जनाब मास्क पहने हुए हैं और कुरान पे हाथ रख के। अब मुझे एक चीज़ की हैरत है, ये वही NA 133 है जिसमें अल्लाह बख्शे परवेज़ मलिक साहब, जो कि PMLN के कैंडिडेट थे 2018 में, उन्होंने ये कोई 99,699, तो तकरीबन कोई 90,000 वोट लिए थे। और जो PTI के कैंडिडेट थे उन्होंने 77,293 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पर TLP के कैंडिडेट थे, उन्होंने 13,235 के वोट दिए थे। और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी के थे जनाब चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब, इन्होंने 5,585 वोट लिए थे। ठीक है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ज़माना कि जब इतना ज़ेर अताब थे वो, ठीक है ना, उसमें 12-13 हज़ार की लीड से। और अब तो PTI तो दौड़ से ही गई ना। जब PTI दौड़ से ही निकल गई है, डस्का में उनको शिकस्त, आप वज़ीराबाद में देखें उनको शिकस्त, खैबर से कराची तक उनको शिकस्त, और तो और उनको नौशहरा में भी शिकस्त। अब लाहौर की उस सीट पर मुस्लिम लीग नून को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात कि अब वही कौम यूथ का वही पुराना प्रोपेगंडा कि जी देखें, इसी वजह से तो ये EVM को वो नहीं करते, क्योंकि इन्होंने धांधली करनी होती है और इन्होंने पैसे देने होते हैं। तो ज़रा बताएं खुल के, और ये वीडियो कौन बना रहा है ज़रा ये भी देख लें। और अगर वो वीडियो जो बना रहा है, ये जो बना रहा है, जो बनवा रहा है, ये जो मास्क पहने हुए हैं, ना कोई जगह का पता। मैंने नून लीग के बहुत सारी लीडरशिप से मैंने रब्ता किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी आप ख़ुद बताएं इसके बारे में, ना कोई इसका मकाम का पता ना कुछ। और ये क्या है कि भाई मास्क पहन के बैठे हैं, कल को मैं अगर किसी जमात के पोस्टर लगा के इस तरह से बैठ जाऊँ तो हम भी बना सकते हैं, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं नकवी साहब, उसमें आप उस हल्के में देखें कि जब 2018 में इस तरह से हम बिल्कुल ज़ेर अताब थे, तो इस हल्के में तो तब भी जीत गए थे। अब तो वो हालात हैं, अब तो आप देख लीजिएगा, अब तो क्लीन स्वीप होगा, और अब तो दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हमें क्या ज़रूरत है किसी को पैसे देने के लिए, और कोई 2-3 ख़वातीन की इस तरह से वीडियो बनाए, 2-2, 3-3 हज़ार उनको दे रहे हैं, और उसमें जहाँ 90,000 और 1-1 लाख वोट वहाँ पे लें, तो वहाँ क्या आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन। तो ये वो पुराने हरबे हैं। और मेरा ख्याल है ये साकिब निसार साहब की, अब याद रखिएगा कि इससे ना तो साकिब निसार साहब की ऑडियो पर फ़र्क पड़ेगा और ना को अगली आने वाली वीडियो पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस भी बहुत ही ख़तरनाक हैं। कुछ जहाँ तक हमने डिस्कस किया है तो कुछ लोगों के साथ, तो वो भी बहुत ही ख़तरनाक वीडियोस आने वाली हैं। और इस पर मैं एक अलग वीडियो भी करने लगा हूँ इंशाअल्लाह कि अगली वीडियोस कैसी कैसी आएंगी, और कुछ इंटरव्यूज़ भी होंगे। ये मैं आपको गुड न्यूज़ सुना रहा हूँ। अब जनाब आ जाएँ
वो खान साहब के उस पर कि जनाब एक जलसा था यहाँ पर पीटीआई का, उसमें असद उमर साहब भी थे, उसमें कुछ अली नवाज़ अमान साहब भी थे, और उसके बाद जो है ना कोई दूसरे साहब भी थे, शहजाद साहब। तो बहरहाल वो एक स्टेज पे बंदा आया और फिर उस बंदे ने क्या कहा ये तो आप ख़ुद सुन लेना। ये तो मैं उसके बाद ज़रा तबसरा करता हूँ कि उस बंदे ने क्या कहा, और उसके बाद तबसरे के बाद ज़रा वो जो कोरोना फंड में जो घपला लगाया ना, मैं कहता हूँ आप उन घपलों की तफसील सुनेंगे तो आप यकीन करें आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ऐसे घपले भी होते हैं, ठीक है ना। ये आप पहले ज़रा उस बंदे का क्लिप सुन लें कि जिसने खान साहब के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ये आप ख़ुद सुन लेना। जो राजा खुर्रम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। नहीं पढ़ के नहीं, सॉन्ग मुझे बहुत आता है। नहीं ये जनाब आपने सुन लिया, ये वही सूरत हाल है कि खान साहब कहा करते थे। वो खान साहब का आपको याद है ना क्लिप ना, वो बड़ा वायरल हुआ और आजकल भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। वो खान साहब कहते थे कि जी अपना जब ये नारे लगवाते थे ना अपने जलसों में या इस तरीके से अवाम से और गो नवाज गो के, तो खान साहब कहते थे कि अगर मेरे ख़िलाफ़, तो अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ और अगर मेरे ख़िलाफ़ ऐसे 10 बंदे भी नारे लगा दे, मैं तो इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँ। अल्लाह की शान है भाई, खुदावंद करीम दिखाता है कि आज खान साहब के अगेंस्ट हर जलसे में नारे लग जाते हैं। उनके अपने लोग जलसा कर रहे होते हैं, आगे से वो जो है ना गो इमरान गो के नारे लगा देते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह से। अब हालत ये है कि इनका अपना कारकुन ज़ाहिर है उनके, मैंने ये पता किया है बाकायदा, वो कह रहे हैं कि जनाब ये अपना कारकुन है और ये पहले से ही वो कह के बैठे थे कि जी मुझे बात करने देनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपको बात करने, और बाकायदा उनको लाया गया कि जी हाँ आप अपनी बात करें, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो ये इसमें तो कोई इबहाम नहीं है कि ये साहब कौन हैं, ये साहब अपने ही हैं उनके। और मैं कहता हूँ कि भाई जिनकी भी आँखें खुल गई हैं ना अब तक, मैं माज़रत के साथ इस तरह के अंदाज़ का आदी नहीं हूँ, लेकिन वो जो मैं कहीं सोशल मीडिया पे कहीं कोई पोस्ट या कोई पढ़ रहा था, तो वो बड़ा मज़े की बात लिखी कि उन्होंने कहा कि यार वो बिल्ली के बच्चे की जो आँखें होती हैं ना, वो कोई 6-7 दिन में खुल जाती हैं, 8 दिन में खुल जाती हैं। इसी तरह से जो कुत्ते के बच्चे की होती हैं वो कोई 8-9 दिन में खुल जाती हैं, या इसी तरह से खुल जाती हैं आगे। कुछ लोगों की आंखें 3 सालों से नहीं खुल रही। तो बात यह है कि आंखें कुछ लोगों की जिनकी खुली हैं, आप यकीन करें इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6 महीने से ही, जब इनकी गवर्नमेंट को 6 महीने हुए थे, तब से ही ये पता चल गया था कि बिल्कुल जो है ना ये फेल हैं। जब असद उमर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया था तब से ही पता चला था कि इनका काम ही नहीं है हुकूमत चलाना। लेकिन वो जो हाइब्रिड निज़ाम लाना चाह रहे थे, वही जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से पार्लिमानी निज़ाम को फ़ेल करें, वही जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो सियासत और जमहूरियत को बदनाम करें, वो बज़िद रहे और किसी न किसी तरीके से कंधा दिए रखा और जनाब पुश्त पे खड़े रहे, और उन्होंने बैसाखियाँ की दिए रखी, और उन्होंने जनाब वो इसी तरीके से प्रोवाइड किया रखा सारी मदद। तो वो उन्होंने अपनी ज़िद और अना की भेंट चढ़ा दिया पूरा मुल्क, और महंगाई कहाँ पर पहुँच गई और गरीब कहाँ पर सत्यानाश हो गया। और भी अदरवाइज़ तो ये उस वक्त पता चल गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर। हालात ये हैं कि खान साहब बड़ा नारा लगाते हैं ना बार बार करप्शन के ख़िलाफ़ और ये वो और सारा कुछ, जैसे एक सिलसिला होता है। अब ज़रा आप थोड़ा सा ज़रा दिल पे हाथ रखिए, और मैं वो कहता हूँ आम तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, और मैं हमेशा कहता हूँ ये आ जाएँ ज़रा कोरोना वाले घपले पे,
कि आपका हक है, आपका राइट है, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जो नारा लगाते हैं, जो आपका पॉलिटिकल नज़रिया है, आपका राइट है, आपका कानूनी अखलाकी हर लिहाज नाल आपका राइट है। अच्छा, अब उसके हिसाब से जो है ना IMF ने इमदाद दी और कोरोना के सिलसिले में दी, तो उस हवाले से जो है ना मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अब कोरोना के सिलसिले में उन्होंने इमदाद दी, तकरीबन कोई $1 अरब या इससे ज़्यादा की इमदाद थी। तो उन्होंने जनाब जी इसके साथ एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि ये एक ऑडिट करवाएंगे और तब हम आपको इमदाद देंगे और आपने ये ऑडिट करवानी है। अच्छा, मैंने इस पर वीडियो भी की थी, आपने भी देखी पढ़ी होगी जनाब, और न्यूज़ भी, कि इन्होंने कोई ऑडिट करवाया था अटॉर्नी अपना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और वो उसमें बड़े घपले आए थे और उस वक्त बताया गया था कि जनाब के यहाँ तो 1 खरब से ज़्यादा के घपले हैं, और इन्होंने वो रिपोर्ट रोक ली। जो वो रिपोर्ट की प्रिंटिंग थी ना वो रोक ली, रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से प्रिंट नहीं होने दी। अच्छा, IMF इसी बात पे डटा रहा और वो बार बार मुतालबा करता रहा कि नहीं, हमने आपको कोरोना की जो इमदाद दी थी ना, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया ना। तो अच्छा, इन्होंने नहीं की, क्योंकि जाहिर है चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वही वाली बात है। और फिर उस हवाले से इन्होंने इस वजह से नहीं की कि इनको पता था कि कहाँ कहाँ किस ने कैसे कैसे खाया है। अब जो वो हमारे डायलॉग हुए ना IMF के साथ, और एक इमदाद की, वो उस कर्ज़े की नई किस्त जारी होनी थी, तकरीबन वो जो $1 बिलियन, $1 अरब, उन्होंने कुछ और भी शराइत रखी, और वो कुछ और भी 5-6 बड़ी मुश्किल शराइत थी। और मैं आपको ना इसके साथ ये सारे घपले बताता हूँ, और मैं आपको डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का, पहले मैंने एक ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में। हफीज़ पाशा साहब ने एक TV इंटरव्यू में कहा, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जिनकी खान साहब बड़ी तारीफ़ें भी करते थे, तो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में IMF के तकरीबन को 20-22 प्रोग्राम स्टडी किए हैं। ठीक है ना, ये डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि कुछ 2-3 प्रोग्राम तो मैंने खुद नेगोशिएट भी किए हैं। ठीक है ना, मैं यानी कि जब उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैं उसमें शामिल था। ठीक, लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में, यानी पाकिस्तान की तारीख़ में, IMF का इतना सख्त प्रोग्राम नहीं आया, और किसी हुकूमत ने IMF की इतनी सख्त शराइत नहीं मानी जितनी सख्त शराइत PTI ने मानी है। फिर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि इसके नतीजे में महंगाई का तूफ़ान आएगा, इसके नतीजे में बेरोज़गारी का तूफ़ान आएगा। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इतनी सख्त शराइत आपने मानी हैं, और वो शर्त जो IMF ने रखी कि जी आप ऑडिट कर इसकी रिलीज़ करेंगे रिपोर्ट, वो आप नहीं करना चाह रहे थे। उनकी आपने शर्त मानी, बिजली महंगी होगी। अब तो लोग कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से ऑनवर्ड आप देखिएगा, मुझे किसी ने कहा कि नकवी साहब आप देखिएगा कि महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो मैंने कहा कि क्या ये जो अभी तक है, तो ये हम बाद नसीम और बाद बहार के झोंकों के मज़े ले रहे हैं? भाई ये भी तो तूफ़ान ही है, ये तो अजाब ही है। उन्होंने कहा इससे बड़ा अजाब आने वाला है। मैंने कहा अब अल्लाह माफ़ करे, अब उसके बाद जो है ना क्या हो, ये तो एक इम्तिहान है। ये जनाब 30 जून 2020 तक की रिपोर्ट है, मतलब 30 जून 2020 तक है, यानी कि यूँ समझ लें कि 1 साल पहले तक के ये घपले हैं। अब उसके बाद जो अगला आया, और अगले पता नहीं किस तरह से कौन सी चीज़ें रिलीज़ हुई, पता नहीं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आती है या नहीं आती, मैं तो हैरान हूँ। तो ये रिपोर्ट 6 महीने तक रोकी रही। अब जनाब जैसे वो IMF ने डंडा फेरा ना, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम $1 अरब की किस्त तब तक, जो कि जनवरी 2022 में आनी है, वो किस्त रिलीज़ होनी है कर्ज़े की, वो आपको नहीं देंगे अगर आप वो रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे। तो उस IMF के डंडे के डर से रिपोर्ट जारी कर दी जनाब तब्दीली सरकार ने, और उसमें जो घपले सामने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने किया है, भाई कौम यूथ गालियाँ देना शुरू कर देती है, मैंने नहीं की वो रिपोर्ट जारी। ठीक हो गया ना, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। वो कहते हैं कि जनाब इसमें बड़े घपले हुए हैं, जनाब मिस प्रोक्योरमेंट हुई है, इसमें गैर मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ हुई हैं, इसमें जाली बायोमेट्रिक गैर मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ हुई हैं,
इसमें जाली बायोमेट्रिक से रकम निकलवाई गई है। यानी कोई रकम निकलवाते हैं या इस तरह से ये बैंक में जाते हैं ये कहीं तो बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे, तो जाली बायोमेट्रिक। यहाँ तो हालात वही है ना कि जैसे कासिम सूरी साहब का हल्का खुला था, वहाँ पता चला कि जनाब इन्होंने पैरों के अंगूठों से भी वो वहाँ पर वोटर उस बैलेट पेपर पर निशान लगे हुए हैं पैरों के अंगूठों से, तो यहाँ पे जाली बायोमेट्रिक हुआ है, उससे इन्होंने रकम निकलवाई है। और इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर से सब स्टैंडर्ड चीज़ों की, हल्की चीज़ों की ख़रीदारी की है। ज़रा सुनते जाएं, आपको जो है ना आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम चाह रहे थे 354.3 अरब की जांच पड़ताल की जाए, सारा रिकॉर्ड तो हमें मिला ही नहीं है। जो रिकॉर्ड हमें जितना कुछ प्रोवाइड किया गया है उसमें से 40 अरब के घपले निकले हैं, 40 अरब रुपए के घपले निकले हैं, ठीक है ना। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो कहते हैं कि 133 अरब जहां पर खर्च हुआ, 25 अरब रुपए के घपले ने, यानी 19% की घपला आया है। एक और मद में खर्चा हुआ टोटल 10 अरब का और घपला है 5.2 अरब का, ठीक हो गया ना, ये 52% का घपला है। NDMA, ये जो आपको पता है सारा खर्चा भी वही करते रहे NDMA, ठीक हो गया ना, यानी उसमें वो ख़रीदारी और वो सारा कुछ चीज़ें और ये वो, ठीक हो गया ना। NDMA खर्च, NDMA का आपको पता है एक साहब पे बड़े इल्ज़ामात भी हैं जो हाल ही में रिटायर भी हुए हैं, ठीक हो गया ना। और किसी ने कुछ मुझे कहा है, कुछ ज़राए ने कि नकवी साहब हम आपको बताएं कि किसी साहब ने जो कि ताज़ा किसी हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में या कोई मेडिकल कॉलेज में को 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की है। ये बड़ी बातें हैं भाई, ऐसे मामूली बातें नहीं हैं, ठीक हो गया ना। तो NDMA जनाब को 22.8 अरब रुपए का खर्चा किया और उसमें 4.8 अरब रुपए का घपला निकला, 21 अरब रुपए का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खर्चा किया 3.2 का और घपला मारा 1.5 अरब रुपए का, ठीक हो गया ना। तो अब आप 49% तकरीबन का ये घपला लग गया। वज़ीर आज़म साहब ने जो पैकेज का ऐलान किया ना, जिसका बड़ा हमने सुना कि जनाब ये बड़ा पैकेज वो हुआ है, उसमें से को 314 अरब रुपए तो कहते हैं रिलीज ही नहीं किया, उसमें से 314 अरब रुपए रिलीज ही नहीं हुए। डेली वेजर्स के लिए आपने सुना था ना कि 1200 अरब रुपए का ऐलान हुआ है और खान साहब को बड़ा दुख और दर्द था मजदूरों का कि जी डेली वेजर्स को, उसमें से सिर्फ 16 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं, पता नहीं बाकी किधर गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ वल्नरेबल फैमिलीज के लिए 150 अरब रुपए का वादा किया गया था, 145 अरब रुपए दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पैकेज का 50 अरब का वादा हुआ था, कितने मिले हैं, रिलीज कितने हुए हैं, 10 अरब रुपए, बाकी पता नहीं 40 अरब किधर गए। गैस और बिजली के बिलों की मद में आपको याद होगा 100 अरब रुपए का, और उसमें से कितने हुए हैं, असल पेमेंट कितनी हुई, 15 अरब रुपए, 85 अरब रुपए किधर गए, कोई पता नहीं है। NDMA यानी वो तो सारी मेन बॉडी ही थी ना, इसमें किसी और बात में यानी कि खर्चा इसको मिले तकरीबन कोई जो है ना 33.3 और खैर से खर्च किया 22.8 अरब, 11 अरब रुपए का यहाँ पर भी घपला हुआ। वेंटिलेटर्स की ख़रीदारी में भी घपला हुआ, और तो और ये जो मुख्तलिफ इदारे काम करते रहे, और चीनी और आटे की ख़रीदारी हुई, वो भी आम मार्केट प्राइस से महंगी ख़रीदी गई। अब महंगी ख़रीदी गई या महंगी ख़रीदारी की शो किया गया, कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिस शोबे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जिसमें घपला ना हुआ हो। अब खान साहब बड़ा चर्चा करते हैं करप्शन का और वो मेरे कौम यूथ के जनाब जानिसार कहते हैं और शख्सियत परस्त कि खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई खुदा न खास्ता बेईमान है, क्योंकि मेरे पास उसका जब तक सबूत नहीं आएगा तो, लेकिन सबूत इससे बड़े सबूत क्या होंगे। मतलब अगर आप ऊपर बैठे हैं और नीचे घपले ही घपले हैं सारे, तो फिर या तो आप चलें जाए या कंट्रोल करें। ये क्या है कि भाई माफिया वो खा गया तो माफिया को मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत भी नहीं कर सकती, और अगर माफिया का हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत घर जाए, फिर क्या कर रही है जब वो माफिया का, फिर किसी और को उनको आने दे जो माफिया का कोई कर सकता है। तो बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें और करप्शन के नारे और ये सारा कुछ वो हुआ है, तो पहले भी आपके बहुत सारे आधे दर्जन को वज़रा का नाम आ गया, वो पंडोरा बॉक्स में कुछ भी नहीं हुआ।
उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के दवाइयों के स्कैंडल में आया, कुछ भी नहीं हुआ। चीनी का स्कैंडल, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आटे का स्कैंडल, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रिंग रोड का स्कैंडल, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये कोरोना का इतना बड़ा स्कैंडल, फिर भी कुछ नहीं। मुझे एक कौम यूथ का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक हो गया ना, पालशिया, वो मुझे कह रहे हैं कि नकवी साहब आप कभी मेरे साथ चलें, आपको मैं ले जाऊं, वहाँ पर दिखाऊं कि किस तरह से जो है ना ये NCOC किस तरीके से इन्होंने काम किया और कितना ज़बरदस्त तरीके से, और अगर ये ना होती तो बस NCOC, तो उधर देखें कैसी कैसी मशीनें लगी हुई हैं, कैसी कैसी मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा हुआ है, NDMA को देखें, ये देखें, वो देखें, तो सारा कुछ। बस ये अगर ना होते ऐसे इदारे तो पाकिस्तान कोरोना से नहीं बच सकता था। तो मैंने कहा फिर ये जो घपले आए हैं ये कौन करेगा? अगर कोई NCOC हो या NDMA हो, को कमर को घर से लगाते रहे हैं, फिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कौन सी ऐसी, ये जो अभी रिपोर्ट वो उस वक्त रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि ये जो रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की प्रिंटिंग से रोकी हुई है, तो वो क्यों, वो IMF के डंडे के डर से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको फिर ये कर्जा रिलीज़ नहीं करेंगे। अब 40 अरब रुपए का तो ये घपला आ गया है सामने, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि हम तो जो जितना कुछ ऑडिट करना चाह रहे थे वो तो हमारे घपले इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन ये 40 अरब का वो IMF का मुंह बंद करने के लिए या IMF की आंखों में धूल झोंकने के लिए रिपोर्ट में, क्योंकि जाहिर है वो रिपोर्ट जब जिसकी डिमांड करे तो रिपोर्ट उनको भी जाएगी, तो धूल झोंकने के लिए और ये किया गया कि ये 40 अरब का घपला, जाहिर है उनको कोई जो चीजें दी नहीं, ये तो जो रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड किया गया, और रिकॉर्ड ये किन से उन्होंने लिया, वही है सूरत हाल जो कि इदारे, जो लोग, जो इंडिविजुअल्स इन सारी चीज़ों की ख़रीदारी में, इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट में, इनमें मुलविस रहे, उन्हीं के ज़रिए से ये सारा कुछ तहकीकात हुई हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, AGP ने ये रिपोर्ट जारी की है, तो जितना कुछ उनको रिकॉर्ड मिल सका है, उस रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड नहीं मिला या जो रिकॉर्ड जलाया जाएगा या जो रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, उनका वो कुछ नहीं, उनको पता ही कोई नहीं है कि वो क्या कहाँ गया और कैसी सूरत हाल और क्या सूरत हाल हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब जो करप्शन के नारे और राग अलापते रहते हैं, उनको हिम्मत करनी चाहिए कि ज़रा इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये 40 जो कम अज़ कम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इस 40 अरब रुपए का तो ज़रा पता करें कि ये 40 अरब रुपए ये किधर गए हैं। मैं आपको बताऊं ना, आप यकीन करें, आसमा जहांगीर साहबा अल्लाह बख्शे, उनका एक आम तौर पे एक जो कॉल बहुत मशहूर है, और वो बल्कि वो टीवी पे भी आके कहा करती थी और वो वायरल भी हुआ था उनकी वफ़ात के वक्त भी और बाद में भी, कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन सामने आ गई तो लोग सियासतदानों की करप्शन को भूल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं कहता हूं कि जिस दिन PTI की हुकूमत ख़त्म हुई और PTI की हुकूमत की PTI की करप्शन सामने आई ना, दुनिया की तारीख की करप्शन जो है ना लोग भूल जाएंगे, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो ना, इन सारों की आप ये मेरा जुमला लिख लीजिएगा और आप ये रख लीजिएगा संभाल के। मैं कहता हूं कि जिस दिन इस हुकूमत की करप्शन सामने आई, उस दिन पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख की करप्शन लोग भूल जाएंगे। जी आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ, 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 2 जनवरी 2000। मैं कुरान पाक पे जोर से हाथ रख के कहती हूँ, 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी।